हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। परसिवरेंस इज फॉलोइंग 19th टाइम एंड सक्सीडिंग ऑन द 28th। यानी कि परसिवरेंस वो होता है कि अपने लक्ष्यों की तरफ लगे रहना। अगर आप फेल हो भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या अभी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी प्रिपरेशन में, कोई बात नहीं, आपको उठना है वापस। ठीक है, एंड सक्सीड करना है आपको, बार बार गिर के भी। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। इमिशन इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है कि 1% उतना इमिशन कर देते हैं जितना वर्ल्ड के 2/3 करते हैं इमिशन। ठीक है। रेयर मेटल टैंटलम ये डिस्कवर किया गया है सतलुज नदी के एरिया में। ठीक है, ये पढ़ेंगे कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आज एक एडिटोरियल आया है जो साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन आ सकता है उसमें, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये। हमस अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें इसराइल चाहता है कि इंडिया भी हमस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे, बट इंडिया फॉलो करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन। देखेंगे क्या है 2 स्टेट सॉल्यूशन। इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये वाली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर्स इन आर्मी, ये वाला जो एडिटोरियल है ये इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, जीएस पेपर 1 में बहुत काम आएगा। ठीक है, देखते हैं पहली न्यूज़। World's richest 1% emit as much carbon as bottom 2/3। यानी कि 1% बहुत सारा कार्बन इमिट करते हैं। ओनली 1% की बात हो रही है यहाँ पे, जितना बॉटम के 2/3 पीपल इमिट करते होंगे। रिचेस्ट 1% रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन जितने वर्ल्ड के पोअरेस्ट 2/3 या 5 बिलियन पीपल इमिट करते हैं। रिचेस्ट 1% कितने हैं? 77 मिलियन पीपल, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ठीक है, ऐसे लोग आते हैं। जो 77 मिलियन पीपल हैं जो रिचेस्ट हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है 16% ऑफ ग्लोबल एमिशन रिलेटेड टू देयर कंजम्पशन। सेम शेयर बॉटम के जो 66% पॉपुलेशन है, ये 5.11 बिलियन पीपल, ये इससे कंपेयर करें तो सेम है। यानी कि 1% जितना इमिट कर रहा है और ये 5.11 बिलियन पीपल जितना इमिट कर रहे हैं, सेम है। आप इनइक्वालिटी देख रहे हैं, ये इमिशन में इनइक्वालिटी, ये लोग बहुत आगे हैं, बट ज़्यादा फ़र्क किसे पड़ रहा है? लो इनकम ग्रुप्स को, लो इनकम कंट्रीज़ को, आइलैंड नेशंस को। The income threshold for being among the global top 1% was adjusted by countries using purchasing power। यानी कि purchasing power parity आप सबको पता होगा, हमारी करेंसी बाहर वालों की करेंसी से कितना अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है, इसी को purchasing power parity कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी को देखा गया, नोटिस किया गया कि जो रिचेस्ट 1% कौन कौन सी कंट्रीज से हैं, तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज निकली हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स द थ्रेशोल्ड वुड $140,000 और केनियन की इनकम कितनी है? $40,000। यानी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी देखेंगे आप, परचेजिंग पावर पैरिटी देखेंगे। करंट रिपोर्ट किस पे फोकस करती है? ये वाला जो डेटा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एसए के लिए, क्योंकि एसए में आप कहीं इनइक्वालिटी शो करते हैं ना, तो आप यही मतलब दिखा सकते हैं आप ये डेटा के रूप में
कि देखिए ये रिपोर्ट से ही पता चला है, रिसेंटली एक सर्वे हुआ है उससे पता चला है कि जो रिचेस्ट 1% है वो ज़्यादा एमिट करते हैं। ठीक है, ये डाटा मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे तो आप सबको ही फ़ायदा होगा। करंट रिपोर्ट फोकस करती है कार्बन लिंक्ड ओनली टू इंडिविजुअल कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कंजम्पशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो रिच पीपल है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, राइट। तो ये इंडिविजुअल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मिला के ही जो रिचेस्ट 1% ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, मतलब उतना इमिट कर रहे हैं जितना 2/3 ऑफ ग्लोबल पोरेस्ट पॉपुलेशन कर रही है। बात समझ आ रही है इधर? पॉपुलेशन कंजम्पशन ऑफ सुपर रिच इज स्टाफ्ड बाय एमिशन रिजल्टिंग फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज। जैसे कि कुछ कार्बन एमिशन वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वे फॉरवर्ड आप क्या बोलेंगे कि हमें टैक्सेशन उसमें ज़्यादा होगा, जो नॉन ग्रीन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, उसमें टैक्सेशन ज़्यादा लेना चाहिए कि टैक्सेशन हम रिचेस्ट पीपल से टैक्सेशन के रूप में पैसे लें और डिस्ट्रीब्यूट करें पुअर में। किस प्रकार से? इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार से, कि बाढ़ आए तो पुअर पीपल को नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसे करके इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, रेयर मेटल फाउंड इन सतलुज। ये मैंने बताया था कल भी आपको, मेटल का नाम क्या है? टैंटलम। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोप पर इन्होंने फाउंड किया है प्रेजेंस ऑफ टैंटलम सतलुज रिवर सैंड इन पंजाब। अब टैंटलम हम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ये पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैंटलम यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। टैंटलम ये वन लाइनर करंट अफेयर के लिए याद रखना है क्योंकि रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, न्यूज़ में रहेगा और अभी भी है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 73। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहते हैं उसे। It's grey, heavy and very hard, one of the most corrosion resistant metal in use today। यानी कि अगर आप इसे एयर में एक्सपोज कर देंगे तो जंक नहीं लगेगा, रेजिस्टेंट नहीं है, कोरोजन नहीं होगा, राइट। मतलब रेजिस्टेंट है, कोरोजन नहीं होगा। यानी कि ये मेटल इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ये डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? इसे थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पतली पतली तारों में। ये कंप्लीटली इम्यून है टू केमिकल अटैक्स एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट में ओनली 1 ओनली 2 पूछ लेंगे वो। टैंटलम वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये वाला देखेंगे, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय एकेनबर्ग। ठीक है, एंडर्स एकेनबर्ग ऐसे करके याद रखना है। ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, 1802 में इन्होंने डिस्कवर किया था। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और जिसमें आप इसके डेली यूजेस या एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, टैंटलम इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। द जो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, वो भी एक छोटी डिवाइस में। इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल साइजेस विदाउट मच लीकेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज़ किया जाएगा। फ़ोन्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, प्लेटिनम यानी कि ये सब्स्टिट्यूट है प्लेटिनम का, और प्लेटिनम क्या है? अभी कॉस्टली है। ऑल्सो यूज टू मेक कॉम्पोनेंट्स फॉर
केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन्स, मिसाइल्स। ठीक है, टैंटलम रिएक्ट नहीं करता बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन की जो बॉडी फ्लूइड्स होती हैं उससे रिएक्ट नहीं करता, तो ये सर्जिकल कंपोनेंट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल जॉइंट्स बन सकते हैं इससे, इक्विपमेंट एंड इम्प्लांट्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, टैंटलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट को अगर एक कॉम्पोजिट मिक्सचर बनाया जाए तो ये हार्डेस्ट मटेरियल नोन होगा। तो जो हाई स्पीड मशीन टूल्स के ना एजेस को कट करने के लिए ये काम कर सकता है। ठीक है, इसके यूजेस इम्पॉर्टेंट हैं। आपको केमिस्ट नहीं बनना, बायोलॉजिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं बनना, आपको थोड़ी थोड़ी सी इसके यूजेस पता होने चाहिए, राइट, ताकि आप अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में एक बेहतर आंसर लिख सकें। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, वो भी डेप्थ में, क्योंकि क्वेश्चन कोर से नहीं कहाँ से पूछे जाएंगे, पेरिफेरल एरियाज से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 21 को यानी कि कल इजराइल ने डेजिग्नेट किया है लश्कर तैयबा, ठीक है, जिसने कौन सा अटैक किया था, 26/11 अटैक ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई में जो अटैक किया गया था 26/11, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी लश्कर तैयबा के द्वारा। इजराइल ने डेजिग्नेट किया है लश्कर तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकवादी संगठन, calling it a deadly and responsible terror organization responsible for the murder of hundreds of Indian civilians as well as others. डेडली एंड रिप्रेहेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। अब ये इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है अचानक से, क्योंकि अभी इजराइल हमस की वॉर चल रही है, इजराइल को अचानक से क्यों याद आया कि लश्कर तैयबा को मैं घोषित कर दूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से फेवर चाहता है कि हमस को भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे इंडिया। ठीक है, वो इंडिया को नच कर रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, नच का मतलब होता है कि बनाना या इन्फ्लुएंस करना, या तुम भी ऐसा ही करो जैसे मैंने किया है। ठीक है, इंडिया डिड इनिशियली, यानी कि जब सबसे पहले अटैक हमस की तरफ से हुआ था इजराइल में, राइट, तो इंडिया ने बोला था कि ये टेररिस्ट अटैक है, बट इंडिया अभी भी हमस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है, और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है कि इजराइल पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट 2 स्टेट सॉल्यूशन के द्वारा हटाया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित होती है कंट्री के अपने टेररिस्ट या मतलब टेररिज्म लॉ के तहत। ठीक है, जैसे कि टेररिज्म एक्ट 2000, ये यूके में एक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये इंडिया का एक्ट है, जिसके तहत इंडिविजुअल को, अब तो इंडिविजुअल को भी हो सकता है 2019 के अमेंडमेंट से, इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब टेररिस्ट घोषित करने से होता क्या है, उनके एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाता है, वो उनके जो इधर उधर मूवमेंट्स हैं उन्हें कर्व कर दिया जाता है। ठीक है, अभी करेंटली 44 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, UAPA एक्ट। ठीक है, इसके तहत कुछ नहीं है, यही है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब जो मतलब इलीगल या फिर आतंकवादी गतिविधियां कर रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां वो होती हैं जो हमारी कंट्री की सोवेनिटी को, संप्रभुता को या इंटेग्रिटी को हार्म करेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं इजराइल हमस के बारे में। ये मैंने आपको बहुत पहले भी मतलब पढ़ाया था, जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना, मैंने तभी आपको हॉलिस्टिकली कवर करवाया था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में यहाँ पे मैटर करती है मैपिंग, मेंस में
इज़राइल और इंडिया का रिलेशन, ठीक है, कि हमस रिसेंटली हमस वॉर जो हुई है, हमस का अटैक हुआ है, ये इज़राइल और इंडिया के रिलेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इंडिया को फेवर लेना चाहिए कि नहीं, ये पूछा जा सकता है मेंस में और इंटरव्यू में। आपको बिल्कुल बायस्ड नहीं होना है, ठीक है, आपको इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। ये देखिए एक येलो येलो बड़ी सी कंट्री दिख रही है, इज़राइल, ठीक है, ये है वेस्ट बैंक। ये पिंक वाला पोर्शन कहाँ है, ये जो पिंक वाला वो जो पोर्शन है ना, ये पैलेस्टीनियन पार्ट है, ठीक है, ये है वेस्ट बैंक और ये है गज़ा। बात ये है कि वेस्ट बैंक में अच्छा वाला ग्रुप रहता है, फतह, ठीक है, गज़ा में बुरा वाला ग्रुप रहता है, हमस। फतह का एक मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट उन्हें भी लेना है, बट वो डिप्लोमेटिक तरीके से लेना चाहते हैं। बट गज़ा का तरीका रेडिकल है। गज़ा ने क्या किया, ये इसका यही काम है कि बार बार अटैक करो, रेडिकलिज्म फैलाओ, इज़राइल में अटैक करो, सिविलियंस को मारो और गज़ा को नुकसान पहुंचाओ। अभी पूरा गज़ा खतरे में है, ठीक है, पूरे गज़ा को नुकसान पहुंच रहा है अभी सिर्फ हमस के कारण। ये ग्रुप्स होते ही इसलिए हैं कि रिलीजन के नाम पे, कंट्री के नाम पे इधर उधर आतंक फैला सकें, ठीक है। यहाँ पे इज़राइल के आसपास के आप लोग कंट्री देखेंगे, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे डेड सी आता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बैंक में जेरूसलाम, यहाँ पे जेरूसलाम है, ठीक है। इज़राइल कहता है कि पूरा का पूरा जेरूसलाम मेरा है, वेस्ट बैंक कहता है कि यहाँ पे एक अल अस्क मॉस्क है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये थर्ड होलीएस्ट साइट है आफ्टर मक्का एंड मदीना, ठीक है। अब यहाँ पे पैलेस्तीन कह रहा है कि कम से कम आधा जो जेरूसलाम है वो हमारे नाम कर दो, बट इज़राइल कह रहा है कि पूरा का पूरा जेरूसलाम मेरा है, ये मैं लूँगा। इज़राइल गज़ा एंड पैलेस्तीन की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। डेमोग्राफी मतलब अपने लोग वहाँ पे स्थानांतरण कर रहा है या स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे वॉर अभी भी चालू ही है, वहाँ पे डेली न्यूज़ में आता है कि इतने सिविलियंस मारे गए, यहाँ पे अल शिफा हॉस्पिटल में रेड हुई, राइट। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टू स्टेट सॉल्यूशन एक प्राइमरी फोकस रहा है इजरायली और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, कि अचीव पीस करना है टू स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब होता है टू स्टेट्स फॉर टू पीपल, क्योंकि इज़राइल में ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है, कौन सी पॉपुलेशन है, ज्यूइश पॉपुलेशन, राइट। और पैलेस्तीन में कौन है, मुस्लिम पॉपुलेशन। फिर इंडिया भी इसका सपोर्ट करता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं तो अलग अलग स्टेट हो जाएं, कोई बात नहीं, तो इंडिया भी टू स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करता है। इन थ्योरी दिस वुड win Israel's security and allowed to retain Jewish demographic majority while granting Palestinians a state। समझ आया? यानी कि इसमें क्या है, टू स्टेट सॉल्यूशन में इज़राइल को उसकी सुरक्षा मिल जाएगी, उसकी ज्यूइश पॉपुलेशन को सुरक्षा मिल जाएगी और पैलेस्टीनियंस को उनका अपना स्टेट मिल जाएगा। 1947 यूएन के पार्टीशन प्लान ने क्या किया, यहाँ पे मिलिट्री एक्शन और वॉयलेंस करवा दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर द मीडिएशन ऑफ द यूएस, यानी कि यूएस का आप एक पार्ट यहाँ पे रोल बोलेंगे, ठीक है, आईआर में आंसर लिखते टाइम, क्योंकि हम वर्ल्ड का आंसर हम वहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इंडिया का भी रोल लिखेंगे और यूएस का भी लिखेंगे। इन द 1991 मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस अ टू स्टेट सॉल्यूशन वॉज एग्रीड। ये वन लाइनर फैक्ट भी हो सकता है, ठीक है, कि टू स्टेट सॉल्यूशन कौन से कॉन्फ्रेंस के द्वारा, 1991 मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। ये जो मैं पीडीएफ सेंड करती हूँ ना, तो वो इतनी खिचपिच नहीं होती, दिख जाएगा आपको, ठीक है, आपको पढ़ना है फिर।
According to the United Nations, only a two-state solution that realizes the legitimate national aspirations and Palestinians, Israelis, can lead to a sustainable peace. अब जहाँ भी पीस की बात हो, नेगोशिएशंस की बात हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो, वहाँ पे इंडिया आगे रहता ही है. आपको ये चीज़ बतानी है कि इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन का इसीलिए समर्थन करता है कि वॉयलेंस ना हो, हिंसा ना हो, सिविलियंस ना मारे जाएं, इनोसेंट सिविलियंस ना मारे जाएं. ठीक है, आपको यही बात बोल के आनी है इंटरव्यू में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये ARO जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी UPPCS का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. वीर दास विन्स इंटरनेशनल एमी फॉर कॉमेडी. एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड है 2023 का, जिसे वीर दास इन कॉमेडी में मिला है. ठीक है, वीर दास को मिला है. और एकता कपूर को मिला है. ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट पूछा जा सकता है. कॉमेडी वाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया टू विन दिस अवार्ड. इंडिया में इससे पहले कॉमेडी से रिलेटेड इंटरनेशनल ये वाला अवार्ड नहीं मिला. ठीक है, एकता कपूर को इंटरनेशनल डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है. ये वीर दास वाला आपको याद रखना है UPPCS ARO के लिए. अनदर सीट एट द टेबल, यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को जो आर्मी में इंक्लूड करने की बात हो रही थी उस पर एक एडिटोरियल है. यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि सबको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना स्टिग्मा बिल्कुल होता है ना, स्टिग्मेटाइजेशन, वो चीज़ उनसे एसोसिएटेड है. अभी एक लार्जर सोसाइटी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है उतना. Particularly in the developed world, there is a movement towards greater inclusion of transgenders community. अब ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल स्टिग्मा, लैक ऑफ हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ये चीज़ें अभी उनके साथ है, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, अब इंडिया ने इसी को देखते हुए क्या सोचा है कि आर्मी में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कर दिया जाए. ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लेके आए हैं ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए. नालसा जजमेंट इन 2014, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019, प्रोटेक्शन ऑफ राइट में यहाँ पे बहुत सारे राइट्स को प्रोटेक्शन मिली है. एक एडवाइजरी बॉडी भी बनाई गई थी लुकिंग इनटू द इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ना एक बिल्कुल कॉमरेड वाली चीज़ है कि आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होके एक स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप कंट्री के लिए जान दे सकें. वुमेन का इंक्लूजन इन आर्म्ड फोर्सेस ने ये शो किया है कि वुमेन भी कर सकती हैं वो काम. राइट, उनके अंदर भी ये डेडिकेशन, ये मतलब देश के लिए जान दे देने वाली चीज़ है, ये वैल्यू है. ठीक है, तो ये कह रही है अगर गर्ल्स है यहाँ पे तो ट्रांसजेंडर्स क्यों नहीं. ठीक है, सिंस अ पर्सन इन यूनिफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू मेक अल्टीमेट सेक्रीफाइस विदाउट हेजिटेशन. Any issue that impinges on this needs to be carefully assessed before for its impact value. यानी कि अगर ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि वो एक अल्टीमेट डेडिकेशन चाहिए होगी, वो सेक्रीफाइस करना होगा कंट्री के लिए. ठीक है, सोशल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी, यहाँ पे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्ड फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक सेंसिटाइजेशन लेके आना होगा, एक इंक्लूजन वाली फीलिंग लेके आनी होगी. टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ सोशल इनजस्टिस और सोशल जस्टिस. ठीक है, हमें सेंसिटाइज करना होगा उन्हें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को.
Also, the hard work of first lot of transgender professionals will pave the way for their acceptance in the mainstream services. जैसे कि जब महिलाओं का इंक्लूजन हुआ था आर्म्ड फोर्सेस में, तो शुरू में डिबेट हुई थी कि हाउ वुमेन कैन मैनेज हाउ फैमिली विद द आर्मी, राइट. वो उस टाइम पे डिबेट हुई थी, पर हमने ये देखा कि महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है आर्म्ड फोर्सेस में भी जाके. तो ऑथर कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर का इंक्लूजन भी इम्पॉर्टेंट है उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने के लिए, क्योंकि अभी वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़े अलग हैं, बट अब धीरे धीरे हो रहा है कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर रही है. इंक्लूजन मेरिट के बेस में होना चाहिए और वो स्टाफ ऑफिसर्स के को भी सर्व कर मतलब कर सकें. स्टाफ ऑफिसर से सीनियर अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक डिस्कशन एंड डिबेट होना चाहिए. ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा क्या स्टेप है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. इट विल एसेंशियल टू मेंटेन अ एनवायरनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन दिस हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. आपको ये कीवर्ड्स नोट करने इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, केस स्टडी होती है ना एथिक्स की, उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए डेली एडिटोरियल्स को पढ़ना, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट करना कि अच्छा ये स्टेटमेंट मैं एथिक्स जीएस पेपर 4 में भी यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ये चीज़ ज़रूरी होती है न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करनी. जीएस पेपर 4 में जो केस स्टडी सेक्शन है, यहाँ पे भी इस एडिटोरियल का बहुत सारा पार्ट यूज़ किया जा सकता है. बस आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए. ठीक है. It may be useful to involve the transgender community while considering them for employment in the armed forces. ये क्या करेगा, आर्म्ड फोर्सेस में भी कह रहे हैं ऑथर कि उन्हें इंक्लूड करो. फिर ये एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट एसेंशियल जो है एक जेंडर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बनाएगा. इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, ठीक है, ये बनाएगा. with the necessary of being transparent and just to this disadvantaged section of society. एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, ताकि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो. ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस. क्या आपने ये देखा छोटी सी न्यूज़, ओके, कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की गई है इजराइल के द्वारा. अब इसके पीछे आपको एनालाइज करना है इसका वैल्यू एडिशन आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप इजराइल हमस पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं तो आज ये टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे. अगर मेंस में नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. ये चीज़ आपको नोट करनी होती है. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ देंगे तो वो 15 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं, आपको डीपली एनालाइज करना है और जो एवरेज एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे एक कदम आगे बढ़ जाना है. ठीक है, न्यूज़पेपर को अच्छे से ही एनालाइज करके रैंक लगती है. न्यूज़पेपर टॉपर्स कहते हैं ना, न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो सच में करता है, बट एनालिसिस आना चाहिए उसके लिए. ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही. मिलते हैं कल. लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है. ये जो मैंने वैल्यू एडिशन पढ़ाया या जीएस पेपर 4 एथिक्स में जो यूटिलाइजेशन बताया मैंने ट्रांसजेंडर्स का, उसे जीएस पेपर 1 में यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं. ये चीज़ आपको आज ही नोट कर लेनी है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, पीडीएफ्स दोबारा ना खोलना पड़े. ठीक है, आपको खुद के नोट्स पर ये रिलाई करना है. तो मिलते हैं कल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.